दुख रहा है। हेडफोन लगाता है? नहीं, इसमें नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं। तेल डलवाएंगे अच्छे से पहले। चलो यहाँ देखो, मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कहीं पे महंगाई, कहीं पे इन्फ्लेशन इंग्लिश में। ये मतलब क्या है, अगर किसी भी वस्तु यानी सामान का, सेवा यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं सर्विसेज, तो इसका जो मूल्य है एक फिक्स टाइम में अगर लगातार निरंतर क्या हो, रेगुलर, अगर उसमें वृद्धि हो रहा है एक फिक्स टाइम में, ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के लिए, रेगुलर अगर वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन में कि तुम्हारा परचेजिंग पावर घट जाएगा, मनी का जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगा। 10 रुपया में जो सामान पहले मिलता था वही सामान 20 रुपया में मिल रहा है, तो घटा कि नहीं मनी का परचेजिंग पावर, घट गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है मनी सप्लाई अधिक होना। हम कल बताए थे, मनी सप्लाई जहाँ अधिक होगा, तुमको मनी सप्लाई जहाँ अधिक होगा तो इसका दाम बढ़ जाएगा। तो डिमांड, तुम पैसा कमा लिया तो डिमांड तुम करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा तो व्यापारी सामान का दाम क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा, क्योंकि सप्लाई तो लिमिट होता है, तो महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो यही कारण होता है। तो ऐसे ही से 5-6 वो टर्मिनोलॉजी है। अभी तुम सीखा इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, कि फिक्स टाइम में किसी भी वस्तु और सेवा का लगातार जो रेट में वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। अब एक शब्द है डिफ्लेशन। क्या है शब्द, डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन क्या होता है, इससे पहले आते एक शब्द यहाँ पे सीखते हैं, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का उल्टा नहीं, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा उल्टा है डिसइन्फ्लेशन। मतलब जब निश्चित समय की अवधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट हो, इट इज़ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या फिर स्लो डाउन इन द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि बोलना है एक फिक्स टाइम में जब महंगाई कम हो, एक फिक्स टाइम में जब महंगाई, महंगाई क्या है वो समझ गए, और जब एक फिक्स टाइम में महंगाई कम हो इसी को क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। एक फिक्स टाइम में महंगाई कम हो, डिसइन्फ्लेशन। अभी ग्राफ बताएंगे तो सब समझ में आएगा लास्ट में। ये महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ये घट रहा है, तो डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन, इसी को यही बात लिखा हुआ है, फिक्स टाइम में अगर महंगाई घट जाए उसको क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, महंगाई घटने का मतलब क्या है, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अरे महंगाई घटने का मतलब क्या है, रेट में डिक्रीज हो जाए, किसके, गुड्स और सर्विसेज के। और अगर यही चीज़ नीचे चला जाए फिर ये वो ग्राफ ऐसे बनेगा। मान लो महंगाई घटते 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 एकदम सामान के दाम इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, निगेटिव में जब महंगाई चल जाए, जब महंगाई कहाँ चला जाए, निगेटिव में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, तो परसिस्टेंस फॉल इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम लगातार कम होता रहे, लगातार बढ़ रहा है तो महंगाई है, लगातार कम हो रहा है तो डिफ्लेशन। महंगाई कम हो रहा है तब ना डिसइन्फ्लेशन, लेकिन लगातार अगर कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है कि जो जो महंगाई है वो नेगेटिव में चला गया है, कोई चीज़ इतना समझ, मतलब कार 1 रुपया में मिलने लगे, ये बात कर रहे हैं, ऐसा समझो सिचुएशन। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। डिफ्लेशन उतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सबको घाटा लग जाएगा, ठप हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन का से भी ये अधिक खतरनाक होता है। ये इन्फ्लेशन से अधिक खतरनाक होता है कौन, डिफ्लेशन। मतलब महंगाई ठीक है लेकिन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए कभी किसी देश में। हो गया जब तब सपोज हो गया तो घाटा होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। जब सामान कीमत स्तर लगातार कम हो और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़े, इसमें क्या है कि जब, इसमें क्या है कि बोल रहा है ये लाइन का मतलब कि जो सामान का दाम है वो लगातार कम हो रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, मुद्रा की क्रय शक्ति यानी कि मनी का जो, उसे क्या कर रहा है, मनी का जो परचेजिंग पावर है वह बढ़ रहा है। मतलब पहले तुम 10 रुपया में ये वो सामान खरीद रहे थे,
अब 10 रुपया में 5 वो सामान खरीद रहे हो। ये डिफ्लेशन। यह तभी हो पाएगा जब, ये कंडीशन कब आ पाता है डिफ्लेशन, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई बाजार में क्या हो जाएगा, कम। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो बाजार में पैसा रहेगा, तो सामान का दाम ऑटोमेटिकली बहुत नीचे चला जाएगा कि नहीं, महंगाई कम हो जाएगा कि नहीं। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि महंगाई निगेटिव में चल जाए। ठीक है, तो अब इस व्यवस्था से निपटने के लिए सरकार क्या करता है कि आरबीआई और सरकार क्या करता है, डिफ्लेशन से निपटने के लिए अब बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो मनी सप्लाई को अपनी ओर से पैसा झोंकेगा बाजार में, तुमको बहुत सारा लोन देगा, कुछ भी ऐसा करेगा कि जिससे बाजार में पैसा आ जाए, लोगों के जेब में पैसा आ जाए। हमारे अकाउंट में भेज दिया 5-5 लाख रुपया मान लो, जैसे नीतीश जी भेज दे रहा, तो वो रिफ्लेशन हो जाएगा। फिर उस शब्द को क्या कहेंगे, रिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को कैसे हम लोग, मान लो किसी देश में डिफ्लेशन हो गया तो ये समस्या है, तो इसका समाधान क्या होगा, रिफ्लेशन। तब रिफ्लेशन शब्द को समझेंगे। मजा आ रहा है, लग रहा है असली इकोनॉमिक्स से ही। तो एक सेकेंड, हाँ रिफ्लेशन तो क्या है, रिफ्लेशन क्या होता है। तो ये डिफ्लेशन पे नियंत्रण लगाने का उपाय है। ये डिफ्लेशन के लिए दवा के रूप में काम करेगा, जिसके तहत क्या हो गया कि अगर किस जो सामान का कीमत बहुत गिर गया था ना नीचे, उसको सरकार क्या करेगा, धीरे धीरे पैसा झोंक के मनी सप्लाई बढ़ा के उस सामान के दाम को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके लिए सरकार, या अब तो फिर कैसे करेगा, तो ब्याज का दर कम कर देगा। इसके लिए सरकार टैक्स में कमी कर देगा। टैक्स में कमी करेगा तो तुमसे टैक्स कम लेगा, तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा बचने लगेगा इनकम टैक्स से। मान लो टैक्स में कमी करेगा, फिर क्या करेगा, मनी सप्लाई बढ़ाएगा बाजार में। मनी सप्लाई बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं, जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब बताए थे, बैंक रेट, CRR, SLR, इस सबको बढ़ाएगा तो इससे मनी सप्लाई क्या होता है, इस सबको कम कर देगा ना, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बाजार में बढ़ जाएगा। यानी रिफ्लेशन में क्या होता है कि सरकार पैसा झोंक कर जो सामान का दाम बहुत कम गिरा हुआ है नीचे, उसको ऊपर उठाएगा। समझ में आया। अच्छा, अभी हम पढ़ाए थे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। अच्छा, ये क्या है, इसमें इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का दर है वो सकारात्मक रहता है, महंगाई क्या हो पॉजिटिव रूप से बढ़ता है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, ये वाला हो गया डिफ्लेशन, देखो ये वाला डिफ्लेशन में क्या हो, महंगाई एकदम गिर गया, वो भी निगेटिव रूप से गिरता है। इसमें भी गिरता है महंगाई, लेकिन इसमें तो एकदम निगेटिव रूप से गिर जाता है, जीरो है ना। अभी ग्राफ बताएंगे तो इसमें महंगाई क्या हो गया, एकदम माइनस में चला गया, माइनस में चल जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कीमत लगातार बढ़ेगा, इसमें किसी भी चीज़ का कीमत लगातार घट जाएगा। 100 रुपये में जब महंगाई कोई चीज़ हो जाएगा 5,000 है, इसमें 100 रुपये का कोई चीज़ हो जाएगा 1 रुपये में मिलने लगेगा। ये कब होता है इन्फ्लेशन, जब मनी सप्लाई बाजार में ज़्यादा हो। ये कब होता है, जब मनी सप्लाई एकदम बाजार में कम हो। ये कब होता है, जब बाजार में डिमांड ज़्यादा हो। ये कब होता है, जब बाजार में डिमांड कम हो, रोजगार कम हो, छटनी ज़्यादा हो रहा हो। ये कब होगा, इससे महंगाई होना भी अच्छा होता है, तुम्हारा बात बताएंगे भी। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बताएंगे कि इसलिए अच्छा होता है, रोजगार होता है, GDP बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट वे में ही महंगाई बढ़ना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। अभी एक सवाल आएगा, सवाल से समझाएंगे। इन्फ्लेशन अच्छा होता है लेकिन डिफ्लेशन खराब होता है, मतलब महंगाई अच्छा होता है फिर भी डिफ्लेशन खराब। महंगाई कैसे अच्छा होता है वो बताएंगे, लेकिन फिक्स लिमिट टाइप में ही महंगाई अच्छा होता है। तो इतना शब्द सीखे। एक और चीज़ होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दोनों शब्द को जोड़ देंगे, ये दोनों अवस्था एक साथ आ जाए तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये क्या होता है कि मान लो कि जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी दोनों एक साथ हो, महंगाई भी हो और बाजार में मंदी भी हो रहा हो, महंगाई भी हो और बाजार, महंगाई से तो हम बताए थे कि बाजार में क्या होता है, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, GDP बढ़ता हो, लेकिन महंगाई तो हो रहा है। अभी भारत क्या स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं जनरेट हो रहा है, देश हमारा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है उतना, GDP उतना नहीं बढ़ पा रहा है, महंगाई तो हो पा रहा है, तभी स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में है। जब मुद्रास्फीति बढ़े लेकिन रोजगार घटे, जबकि हम बताएं मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ता है तो रोजगार बढ़ना चाहिए, GDP बढ़ना चाहिए, तभी वो ऐसा महंगाई हम लोग के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अच्छा।
खतरनाक होता है। नहीं नहीं, डिफ्लेशन खतरनाक। जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़े तो देखो इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ता है लेकिन मंदी की समस्या रहती है, जीडीपी नीचे चला जाता है बढ़ने के बजाय, बेरोजगारी बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है, कम हो जाता है। तो ये सभी घटना एक साथ होने लगे तो इसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन याद रखना है तो बस भारत का सिचुएशन याद रख लो। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन शब्द, तो यहाँ देखो स्क्यूफ्लेशन शब्द होता है इन्फ्लेशन प्लस मनी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, इन्फ्लेशन प्लस मनी मनी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। स्क्यूफ्लेशन भी अभी समझो भारत में चल रहा है। देखिएगा कुछ सामान भारत में ना अभी बहुत, या कुछ क्षेत्र में भारत, या देखो अनाज कितना सस्ता मिल रहा है अभी आए, देखो मान लो कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है ना, इसमें सर्विस टर्शियरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर में कार वगैरह ये सब मिलता है ना। तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम कितना कम है अभी, अनाज 1 रुपये 2 रुपये मिल जाता है, और ये कार देखो कितना महंगा मिल रहा है अभी। तो देखो महंगाई तो ऐसा नहीं कि दोनों में बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है दोनों में भी। तो किसी एक क्षेत्र में अगर महंगाई बढ़ जाए और किसी एक क्षेत्र में महंगाई कम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। ऐसे चीज को क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। दिमाग गड़बड़ा रहा है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन से समझ में आएगा। स्क्यूफ्लेशन का संबंध, तो स्क्यूफ्लेशन मतलब क्या है, स्क्यूफ्लेशन का संबंध समस्त वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से नहीं है, अपितु कुछ विशेष वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से। मतलब कुछ क्षेत्र में ही महंगाई बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सब चीज में महंगाई बढ़ जाएगा, सब चीज में सबका दाम बढ़ जाएगा। कुछ ही क्षेत्र में अगर दाम बढ़े इसी को क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। अच्छा, अब कुछ समस्या दो है हमारे पास, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन समस्या है तो इसका समाधान क्या है, डिसइन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ा है तो महंगाई को कम करेंगे। डिफ्लेशन हो गया, महंगाई एकदम निगेटिव में चल गया है तो फिर इसको दाम उठाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। यहाँ देखना अभी ग्राफ है, इस सारा बात अब इस ग्राफ में क्लियर हो जाएगा, ये ग्राफ समझ जाएगा, पीछे का सारा टर्म समझ जाएगा। ये देखो ये ग्राफ ऐसे है, ये महंगाई बढ़ रहा है, इसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। मतलब जब मैं, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी चीज का कीमत लगातार बढ़े। अब ये महंगाई घट रहा है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ मुंह पे नहीं ना, देखो ग्राफ देखो, इसको क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, Certain कुछ time फिक्स के टाइम लिए में महंगाई क्या होता है, कम हो बढ़ जाता है। जाता तो इन्फ्लेशन का सुधार किस तरीके से करते हैं, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। अब यहाँ देखो, अब क्या हो रहा है कि मतलब कि कम करते करते महंगाई इतना ना कम कर दिए, जीरो है कि महंगाई अब निगेटिव में जाने लगा, निगेटिव में जाने लगा, सामान के दाम एकदम कम होने लगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जो बहुत खतरनाक है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, लगातार घटने लगेगा, बहुत घटने लगेगा सामान का दाम, मोर डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इस समय बाजार में मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम बहुत हो कम। जाता है। तब सरकार क्या करेगा, पैसा झोंकेगा, रिफ्लेशन। क्या करेगा सरकार, पैसा लगाएगा। पैसा लगाएगा, पैसा लगाएगा सरकार, अच्छा कलर कौन है ये, पैसा लगाएगा सरकार, तब इस सामान का दाम क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, सामान का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ना शुरू होगा। तो मनी सप्लाई क्या करेगा सरकार, बाजार में बढ़ाना इंक्रीज। स्टार्ट करेगा। तो ये रिफ्लेशन है, जब सरकार अपनी ओर से पैसा झोंकेगा, सरकार अपनी ओर से पैसा पैसा लगाएगा। झोंकेगा, ये ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, याद रहेगा, जब भी बोलेंगे कोई शब्द तो ये सब ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है। और स्टैगफ्लेशन मतलब क्या बढ़ाए थे, कि ये तो बढ़ रहा है, ये चीज़ बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ रोजगार कम हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है। स्क्यूफ्लेशन मतलब क्या बताए थे, स्क्यूफ्लेशन में किसी चीज़ का दाम बढ़े और किसी चीज़ का दाम घटे। अच्छा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई का प्रकार क्या है, तो दो प्रकार पे हम लोग महंगाई को देखते हैं। एक तो देखते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, अगर प्राइस के लेवल पे देखते हैं कि मान लो कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब किसी सामान कीमत स्तर 3% बढ़े, मतलब रेंगती हुई मतलब क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो जब किसी चीज़ का दाम ना 3% हर एक साल बढ़े तो इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। धीमी या मद या पलटी मुद्रास्फीति, इसको मतलब क्या बोलते हैं, अगर किसी सामान का दाम 4 या 5% बढ़ जाए। दौड़ती यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, जब किसी सामान का दाम 6 या 9% बढ़ जाए। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, जब किसी सामान का दाम 10%, 20%, 80% मतलब डबल डिजिट में बढ़ने लगे तो इसको क्या कहते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, जब किसी सामान का दाम
100% से अधिक बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। ये ऐसा तभी होगा जब देश की मुद्रा पर विश्वास नहीं हो। मतलब कि तुम अभी कार बुलेट खरीद रहा है 2 लाख रुपया में, अकल हो कि बुलेट मिलने लगे 80 लाख रुपया में, तो तुमको पैसा पे विश्वास होगा, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही हो गया था कहाँ पे? हंगरी में 1946 में, जिम्बाब्वे में 2004 में, वेनेजुएला में 2018 में। हंगरी में 1946 में, जिम्बाब्वे में 2004 में, वेनेजुएला पे 2018 में, जहाँ पे एक ब्रेड को खरीदने के लिए बोरा भर भर के ले जा रहा था। ये हाइपर इन्फ्लेशन यही है। समझा उस दिन जो पूछा था तुम? तो सामान के दाम में इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि पैसे का वैल्यू गिर जाए। ठीक है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या है? जब 2 डिजिट में मुद्रास्फीति बढ़े। मुद्रास्फीति समझ आ रहा है? महंगाई महंगाई स्टैंडर्ड सब लग रहा है। अब है महंगाई क्या है? कारणों के आधार पे। अब कारणों के आधार पे भी होता है महंगाई। ये अगला पेज में पढ़ाएंगे, अभी कुछ देख ले रहे हैं सवाल। ठीक है? देखते हैं कि तुमको आता है कि नहीं। देखो सब याद हो जाएगा, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक अर्थव्यवस्था में जो तेजी से महंगाई बढ़ता हो, यानी कि सामान का दाम तेजी से बढ़ रहा हो, साथ ही एक अर्थव्यवस्था में तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ रही हो, साथ ही धीरे धीरे बढ़ रही हो, क्या बढ़ रही हो? द सिचुएशन इन द इकोनॉमी इन विच द ग्रोइंग स्लोली along with the rapid inflation। मतलब बोल रहा है कि तुम जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे से बढ़ रहा हो। इकोनॉमी क्या हो रहा हो? धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, वह तेजी से बढ़ रहा हो। तो सिचुएशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन बताए नहीं थे? अभी इंडिया स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में है। अर्थव्यवस्था धीरे चल रहा है, महंगाई और बढ़ते जा रहा है। तो ये द सिचुएशन हैविंग ए अनएम्प्लॉयमेंट विद द राइजिंग प्राइस इज नोन एज। यदि बेरोजगारी के साथ कीमत में भी वृद्धि हो, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, कीमत में वृद्धि मतलब बेरोजगारी, ये प्राइस भी बढ़ रहा है मतलब महंगाई भी बढ़ रहा है। तो कौन सा सिचुएशन है ये? प्राइस बढ़ने, महंगाई बढ़ने के साथ तो बेरोजगारी भी कम होना चाहिए, रोजगार मिलेगा। क्यों? महंगाई बढ़ रहा है तो रोजगार क्यों मिलेगा? अरे तो ये जो अंबानी लोग है और सामान का प्रोडक्शन करेगा फायदा कमाने के लिए, उसके और सबको भर्ती करेगा, तो उसके साथ बढ़ना चाहिए ना रोजगार। लेकिन बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो कौन सा सिचुएशन आ गया फिर? स्टैगफ्लेशन। ठीक है? फिर से विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन। ये कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और ठहराव का सहअस्तित्व के लिए प्रयोग होता है? मतलब कि महंगाई भी बढ़ रहा है लेकिन देश भी ठहर सा गया, तो स्टैगफ्लेशन। ठीक है? फिर से यहाँ पे है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स इन ए सिचुएशन इन विच द हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टैगफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन भी हो रहा है, हाई एम्प्लॉयमेंट भी हो जा रहा है, उल्टा चीज हो जा रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया है, तो स्टैगफ्लेशन। समझ में आ रहा है? 21 सवाल को कई बार में देंगे ना, तब दिमाग खुल जाएगा। फिर यहाँ पे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्लेन इन्फ्लेशन। अब इसमें से बोल रहा है कि इन्फ्लेशन शब्द को कौन अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को कौन सा शब्द इसमें से अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा है। पहला, फॉल इन जनरल प्राइस रेवट, समान मूल्य स्तर में गिरावट। हाँ, समान मूल्य स्तर में गिरावट ये मुद्रास्फीति को एक्सप्लेन करता है। महंगाई में क्या होता है? दाम बढ़ ना जाता है, तो कैसे होगा ये? महंगाई में दाम बढ़ ना जाता है किसी चीज का। राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, नहीं, महंगाई में क्या होता है? मनी का वैल्यू कम हो जाता है। अब 10 रुपये का पहले जो ताकत था कि 10 रुपये में एक टूथपेस्ट आ रहा था, अब वही टूथपेस्ट 50 रुपया में आ रहा है, ये भी घट जा रहा है। अब उसके बाद फॉल इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की वास्तविक आय में गिरावट। बिल्कुल, वो पहले सोचता था और कमाता था ग्राहक 10 रुपया, तो सोचता था कि हम टूथपेस्ट खरीद लेंगे, अब वही उसके लिए 10 रुपया कम ही पड़ रहा है टूथपेस्ट खरीदने के लिए। ठीक है? तो ये बात सही है, किसी आदमी का सैलरी उतना ही रह गया, महंगाई बढ़ गया। हाँ, ये क्या हो गया? ये सही है। Exact. फिर से यहाँ बोला ए बैड सीजन ऑफ एग्रीकल्चर में रिजल्ट इनटू, कृषि के खराब मौसम का परिणाम क्या हो सकता है? मतलब मान लो तुम्हारे देश में अभी देखो, अभी जैसे क्या है कि कृषि का खराब मौसम आ गया, तो उस समय क्या होगा?
जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा, फूड का प्राइस में इन्फ्लेशन दिखने लगेगा, सही बात है। खाद्य मुद्रास्फीति हो जाएगा। और स्क्यूफ्लेशन होगा कि नहीं? होगा। एग्रीकल्चर अभी तो मान लो कि देश में सब चीज़ ठीक चल रहा है, तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, सब चीज़ का दाम ठीक है, फूड प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो एक क्षेत्र में तो सामान का दाम कम हो गया ना, भले बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उतना उत्पादन हुआ नहीं। अब अनाज 1 रुपये थोड़ी मिलेगा, अब अनाज 10 रुपये मिलने लगेगा, तो स्क्यूफ्लेशन का भी सिचुएशन आ जाएगा। अब महंगाई तो होगा ही, ठीक है। तो और यहाँ पे कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगा, पूरा देश में सबका दाम ठीक चल रहा था, लेकिन एक क्षेत्र में दाम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उत्पादन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। पैसा तो है लेकिन उत्पादन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे बोल रहा है अंडर द फ्लेक्सिबल, देखो RBI 2016 में सेट किया था मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार देश में महंगाई अच्छा है, लेकिन वो कहता क्या कि 4% ±2% महंगाई अच्छा है। मतलब किसी देश में अगर एक साल में 2% से लेके 6% के बीच में, 4 + 2 माइनस यही ना होगा, 4 में माइनस करो 2, 4 में प्लस करो तो 2 और 6, तो 2% से लेकर 6% के बीच का महंगाई अच्छा होता है। इससे कम हो रहा है महंगाई तो फिर तुम किस में चल जाएगा? डेफिसिट, डेफ्लेशन में, नेगेटिव वाला में। ऐसे ऊपर हो जाएगा तो किस में चल जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब होने लगेगा। बीच में तो इन्फ्लेशन है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, रोजगार बढ़ेगा, तो ये होना चाहिए, लेकिन इससे तो ये महंगाई अच्छा होगा, ठीक है। और ये जब खराब सिचुएशन आता है, महंगाई भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके साथ जोड़ के देखा जाता है? इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन वो इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए? 4 ± 2% के साथ होना चाहिए। कितना ज्ञान की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अच्छा, रिफ्लेशन मतलब क्या होता है? रिफ्लेशन मतलब इसमें से चुनना है। देखो ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेशन मतलब ये वाला ग्राफ याद करो। कौन वाला ग्राफ होगा? इसमें से चुनो तो डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, ये वाला। इसमें क्या कर रहा था सरकार? पैसा झोंक रहा था अपनी ओर से, ताकि डिफ्लेशन का उपाय कर सके, सामान के दाम को धीरे 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 पैसा झोंक के बढ़ा सके। तो यही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये डिफ्लेशन का समाधान ऑप्शन सी। अब कुछ कुछ पूछ रहा होगा बहुत चीज। विच इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफ्लेशन? अब इसमें से डेफ्लेशन का ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही होगा डेफ्लेशन का बारे में। डेफ्लेशन मतलब क्या होता है? जब सामान का दाम एकदम निगेटिव में चल जाए, सामान का दाम एकदम कम हो जाए और इन्फ्लेशन भी तुम्हारा क्या हो जाए? एकदम निगेटिव में चल जाए, ये वाला सिचुएशन है। मतलब इसे ग्राफ था, ये वाला सिचुएशन है। ग्राफ को हमेशा याद रखो। तो इट इज फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सही है कि नहीं? नहीं, ये वाला सही, सॉरी वही बोल रहे थे तुम, तो कहते ये वाला सही है। परसिस्टेंस शब्द यूज हुआ है ना, लगातार लगातार कमी होते चला जाएगा सामान की कीमत में। अरे सामान की कीमत में लगातार कम होगा, इन्फ्लेशन कम होना तो ये डिफ्लेशन का, डिसइन्फ्लेशन का ना ये है टर्मिनोलॉजी, ये क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा। तो सी वाला सही होगा, ठीक है। गलती लिखा हुआ है, वो लग ही रहा था। बहुत बढ़िया। अब बच्चा तो इसमें कई बार है ना डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कंफ्यूजन होने लगता है। देखो ये दोनों ऑप्शन में, देखो यहाँ पे मूल स्तर में लगातार गिरावट, अगर लगातार प्राइस लेवल में कमी हो रहा है किसी तो चीज का, डिफ्लेशन निगेटिव वाला, प्राइस एकदम नहीं बताते कम होने लगा था, ठप ये हो गया मार्केट। लेकिन अगर महंगाई कम हो रहा है तो ये था, ये वाला डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति की दर में गिरावट बोले, यानी कि तो ये हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन, और लगातार सामान में गिरावट का दाम बोले तो डिफ्लेशन। समझ में आ गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसइन्फ्लेशन? अब यहाँ पे बोला है कि डिसइन्फ्लेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? क्या होता है बता? डिसइन्फ्लेशन में महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो कम होने लगता है,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वैसे लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये शब्द किसके लिए सही होगा? परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस, प्राइस बोल देगा तो ये शब्द किसके लिए सही से हो जाएगा? डिफ्लेशन के लिए। डिफ्लेशन। तो ये ऑप्शन तो समझ गया, काट दिए, ये नहीं होगा। सडन फॉल ये सब चीज़ नहीं है। ये वाला भी एक शब्द बताए थे, it स्लो is डाउन, a हाँ slow स्लो down डाउन in the बोले थे। rate of the increase of the general price level of the goods and service। यह वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में वृद्धि दर से मंदी में है। मतलब कि इस शब्द का समझो, वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में वृद्धि दर का मतलब क्या हो गया? मूल वृद्धि दर में कमी। समान के मूल वृद्धि दर का मतलब क्या हो गया? मूल वृद्धि दर में कमी का मतलब महंगाई में कमी। ठीक है, वृद्धि दर में कमी मतलब मूल्य स्तर वृद्धि दर में कमी का मतलब क्या होगा? महंगाई में कमी। अब महंगाई में कमी करना है, कोई क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। प्राइस अगर लगातार गिर रहा है तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। इतना तो तुम सीख गया है, उतना तो जो पढ़ता वो नहीं सीखता है। समझ में आ रहा है तुमको? अब यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द काउज ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द काउज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का कारण बताए थे प्राइस लेवल पे प्रकार, और इन्फ्लेशन का प्रकार बता रहे किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ काउज ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब ये एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये भी इन्फ्लेशन का प्रकार है। सही पीछे बताए थे ना, प्राइस के आधार पर इन्फ्लेशन के प्रकार, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़। अब एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति। ये कब होगा? तो जब इकॉनमी में डिमांड बढ़ने के कारण आपको क्या हो? मुद्रास्फीति बढ़ जाए, मांग बढ़ने के कारण। टू मनी चेजिंग ए फ्यू गुड्स, पैसा बहुत है कुछ ही सामान है। पैसा बहुत है यानी कि डिमांड बहुत है लेकिन सामान कम है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। जो चीज़ महंगा नहीं भी रहेगा वो जुट्टो का महंगा हो जाएगा। साबुन है, साबुन सबको लगाना है, साबुन का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन साबुन 10 हुआ है। तो ऐसा कब होगा? जब सप्लाई तुम्हारा कम हो जाए लेकिन डिमांड अधिक हो जाए। अभी नमक के साथ बीच में हल्ला होता है कि नमक खत्म होने वाला है, तो नमक का सब बोरी क्या किया था? जमा कर लिया था, उसको महंगा में करके बेच रहा था। तो जमाखोरी में क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगा बाजार में। और डिमांड अधिक कब होगा? सप्लाई कम होने तो सीख गए, डिमांड अधिक कब हो सकता है? कुछ नहीं होगा, वो सब ऐसा ही है, बच्चों की करता है। अरे बाप रे, शिवम भैया वो इतना बड़ा चूहा है। अब यहाँ पे देखो, तो डिमांड कब बढ़ेगा? जब डिमांड अधिक हो, लोगों की जरूरत बढ़ जाए। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो जाए। गवर्नमेंट फॉरेक्स रिजर्व यानी कि इसको बताते ही सबको पहले इसको देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाए तो मनी सप्लाई बढ़ती है। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगा ना तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ पे खर्चा करता है तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ये बात याद रखो। जैसे कि पुल बनवा दिया तो बहुत लोग को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो इससे पैसा मिलेगा मजदूर को, मजदूर को पैसा मिलेगा तो मनी सप्लाई बढ़ गया। तब मजदूर भी कहेगा कि हम संतूर साबुन लगाएंगे, तब महंगाई क्या हो जाएगा? डिमांड पुल, डिमांड जनित महंगाई बढ़ने लगेगा। ड्यू टू फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण। यही है राजकोषीय प्रोत्साहन, मतलब कि ऐसा कर दे, बजट ला दे, 10 करोड़ मिलेगा मजदूरों को, 10 करोड़ मजदूरों को 25 करोड़ लाख रुपया मिलेगा, तो क्या हो गया? उसके पास मनी सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, मतलब अब कुछ नहीं हो रहा बाजार में, 10 रुपये का वैल्यू घट गया। अभी 5 रुपये पार्ले जी मिलता है, अब नहीं मिल, 3 रुपये मिलता है, 5 रुपये में मिल रहा है, तो मनी का वैल्यू घट गया। अब 3 रुपये का वैल्यू नहीं पार्ले जी के सामने, तो डिमांड पुल इससे भी हो जाएगा। अब जब क्या हो, और ये जनसंख्या बढ़ जाए तो भी तो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो ये डिमांड कैसे कैसे बढ़ रहा है समझ में आ रहा है? या फिर आरबीआई नई मुद्रा जारी कर दे, नया पैसा आएगा लोग के पास और ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान है कि किस किस माध्यम से बाजार में मनी सप्लाई बढ़ेगा
यही ध्यान रखना था। समझ में आ रहा है? तो ये सब देख लिए। अब मनी कैसे आएगा? अब मनी आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अब देखते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। लागत जनित मुद्रास्फीति। तो जब इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत यानी कि जो बनाते हो जो सामान, उसमें वृद्धि हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, जो सप्लाई चेन है, वस्तु का आपूर्ति है, वह कम हो, जिससे क्या है, लागत जन यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि तुम जो इस साबुन बना रहा है ना, इस साबुन को बनाने में ही तुमको बेचारा व्यापारी को लग जा रहा है 10 रुपये की जगह 15 रुपया। पार्ले जी को बनाने में 5 रुपया लग जा रहा है। भले जनसंख्या बढ़ा चाहे नहीं बढ़ा, डिमांड हो रहा चाहे नहीं हो रहा, हमको इससे मतलब नहीं। अब सामान्य महंगा मिल रहा है तो हम क्या करें? एक तो होता है कि आदमी देख के दाम बढ़ाना है, एक होता है कि जब सामान्य महंगा मिल रहा है तो क्या करें, भले उसको लेने वाला एक आदमी हो चाहे 100 आदमी हो, तो उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तब देखेंगे किसी भी चीज़ का कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है। जैसे पेन के लिए जब पेन कैसे महंगा होगा? तो जब उसका उत्पादन लागत बढ़ जाए। कैसे? उत्पादन कारकों में प्लास्टिक कीमत में में लगे बढ़ती है। 50। जैसे कि जहाँ पे पेन का कंपनी है तो वहाँ पे जो भूमि है, लैंड, वो महंगा मिल रहा हो, लेबर महंगा मिल रहा हो, पेन के प्लास्टिक मालिक मिल को जाएगा। प्लास्टिक महंगा मिल रहा हो, पूंजी उसमें ज़्यादा लग रहा हो, पेन बनाने में कैपिटल ज़्यादा लग रहा हो, वस्तु का जमाखोरी और सट्टेबाजी हो, तो इससे भी दाम बढ़ता है। मतलब कि मान लो कि पेन को बहुत सारा कोई छुपा के रख दिया हुआ है और कह रहा है कि पेन अब दुनिया में ख़त्म होने वाला है, तो लोग कहेगा कि जल्दी जल्दी खरीद ले रहे हैं। दोषपूर्ण आपूर्ति सीख ली, यानी कि मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। देखो अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, जैसे जीएसटी लगाएंगे तो सामान महंगा होता है कि सस्ता? महंगा। तो महंगा। अब इनकम टैक्स देख क्या है, पूरा इनकम टैक्स चल रहा है यहाँ पे। तो महंगा हो जाएगा तो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, उसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तब क्या होगा? अगर मान लो उसको कम कर दिए तब क्या होगा? कॉस्ट किसी सामान का घट जाएगा। देखो, अगर इनकम टैक्स लगाएंगे ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा मनी क्या होगा? तुम्हारे पास कम बचेगा। महीना तुम कमाएगा तो तुमसे मनी क्या होगा? कम कम बचेगा। बचेगा। तब मनी कम बचेगा, तुम सामान खरीदेगा, सामान नहीं खरीदेगा तब मनी सप्लाई बाजार में तुम डिमांड करेगा, तो कॉस्ट क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यही इनकम टैक्स तुम्हारा जो मतलब कम इनडायरेक्ट लगेगा। डायरेक्ट टैक्स है, वो तुमको सरकार अगर कम कर दे तो तुम डिमांड ज़्यादा करने लगेगा, तो सामान का दाम क्या हो जाएगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे सोचना है, ठीक है? सब सोचना है, कुछ याद करने वाला है। अब मान लो रुपीज़ का वैल्यू ही घट जाए, 3 रुपया का क्षमता ही नहीं है कि वो बराबरी कर सके। 3 रुपये में अब कुछ मिलता है? कोई कोई देखा कचरी बेचवा में कुछ नहीं, वो 2 रुपया अभी भी वही लागत है, लेकिन वो सोचता है 5 रुपया वही लागत है। लेकिन वो देखा देखी समोसा का, देखो समोसा का खेल पहले 3 रुपया मिलता था, फिर 4-5 रुपया, अब स्टैंडर्ड, सब समोसा स्टैंडर्ड हो गया, 5 रुपये मिल हो जाता है समोसा। क्योंकि जान मुझ के 10 रुपया कर दिया हुआ कि अच्छा लगता है समोसा 10 रुपया बेचने में, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। कच्चा तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इससे भी होता है। फिर से मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्टरी मनी पॉलिसी में क्या होता है कि मनी सप्लाई बाजार में क्या होगा? कम होगा। मनी सप्लाई क्या होगा बाजार में? कम होगा। तो मनी सप्लाई कम होगा नहीं, इसमें ज़्यादा ना होगा मनी सप्लाई, तब ना सामान का दाम बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, कम ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मनी सप्लाई अगर बाजार में कम कर दे, सरकार मनी सप्लाई अगर बाजार में कम कर दे, तो तुम मान लो कि ग्राहक, तुम एक प्रोड्यूसर हो, तो तुमको साबुन बनाना है और तुमको बैंक से लोन महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तुम जब महंगा लोन मिलेगा तो तुम सामान बनाएगा, क्या महंगा सामान बनाएगा कि नहीं अपना लोन को चुकाने के लिए? तो उससे भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसे सोचना था। मजदूर का वेतन बढ़ जाए, वो सब होते रहता है। अभी से सब इतना दर्द होगा तो कैसे चलेगा? अब एक टर्मिनोलॉजी होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या होता है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है? हेडलाइन इन्फ्लेशन एक होता है शब्द कोर इन्फ्लेशन से, जब अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति की माप, इसमें देखो इसमें क्या है, फूड और फ्यूल
और सभी वस्तु के शामिल कर दिया जाता है। आरबीआई जब इन्फ्लेशन नापता है ना, इन्फ्लेशन टारगेट जब सेट करता है तो इसके लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ही यूज करता है। इसमें सब चीज़ को जोड़ लेता है, सब चीज़ का दाम, सब चीज़ के सेवा हुआ, मतलब फूड को भी जोड़ लेगा, फूड कितना महंगा हुआ, फ्यूल को भी जोड़ लेगा, और भी सिर्फ जो बच रहा है उसको भी जोड़ लेगा। लेकिन होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सभी चीज़ का महंगाई नापेगा, केवल फूड और फ्यूल को छोड़ के। तो इसमें कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि फूड और फ्यूल का भी जो महंगाई है उसको भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फार्मूला है, गिर सेट ऑफ बढ़िया। अब यहाँ देखो, तो एक कोर इन्फ्लेशन का फार्मूला क्या होता है कि जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से तुम फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन घटा दोगे तो इसी को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। आरबीआई जब अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर को टारगेटिंग करने के लिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए बताए थे वो चीज़, इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करने के लिए बनाता है, तो इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन का, हाँ, तो इसी को सही पकड़ा तुम, इसी को करने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का प्रयोग करता है। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि खाद्य और ऊर्जा यानी कि फूड और फ्यूल को छोड़कर सभी वस्तु का जो महंगाई है उसी को दर्शाता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पे है हेडलाइन इन्फ्लेशन कंबाइंड सीपीआई के आधार पे मापा जाता है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ई एक और होता है, कंबाइंड सीपीआई भी पढ़ाएंगे, उसके आधार पर ही मापा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितना भी डेवलप कंट्री है ना, विकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना में जो डेवलपिंग कंपनी है, ये डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, उसके लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन अधिक क्या है, प्रासंगिक है। मतलब कि तुमको देखो, जब भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री ना, तो हम लोग नापेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन से ही, और वो लोग नापेगा क्या, कोर इन्फ्लेशन से नापेगा अपना इन्फ्लेशन। क्योंकि उन लोग क्या कोर इन्फ्लेशन, हम लोग क्यों छोड़ देते हैं फूड और फ्यूल को, छोड़ दे रहे हैं ना हेडलाइन में कोर इन्फ्लेशन से, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग हेडलाइन में फूड और फ्यूल को जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ फ्यूल कहाँ से आता है, बाहर से आता है, तो उसमें उतार चढ़ाव होगा तो हम लोग के ऊपर नीचे होने लगेगा कि नहीं। उन लोग के फ्यूल अपने देश में ही रहता है ज़्यादातर डेवलप कंट्री में, तो उन लोग में उतार चढ़ाव जो रहता है उतना मायने नहीं करता है। जबकि हम लोग क्या देखते हैं, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो महंगाई बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे देखो, डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डिमांड इंड्यूस यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस लिए होता है, तो बताए थे, इसका एक कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मोर प्रोडक्शन होगा तो डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो इसे चुन लेगा, जो कारण सब बताए थे। डिमांड कैसे बढ़ता है, डिमांड कैसे बढ़ता है, तो हमको ये देखना था कि ये देखो किस किस कारण से मनी सप्लाई बाजार में बढ़ रहा है। और जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। जब भी ऐसा सवाल आए तो तुमको यही देखना है कि मनी सप्लाई किस किस कारण से बढ़ता है, तो इन तीनों कारण से मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। हाई टैक्स लगेगा तो मनी सप्लाई कहाँ से बढ़ेगा, हाई टैक्स लगेगा तो मनी सप्लाई कहाँ से बढ़ेगा, हाई सप्लाई लगाएगा तो मनी सप्लाई कहाँ से बढ़ेगा, हाई टैक्स पे बढ़ेगा नहीं ना, नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ना, तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे विच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन शोज प्राइस इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्ट डोज फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो कौन सा इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल शामिल नहीं होता है। कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बताए थे ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल एनर्जी। फिर से यहाँ पर है विच इज द मेजरमेंट इज यूज टू सेट इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एमपीसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जब टारगेट करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट करता है, उसके लिए कौन सा इन्फ्लेशन का यूज करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। बताए थे, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ शामिल होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग फॉर कोर इन्फ्लेशन। जब कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो क्या शामिल नहीं होता उसमें, फूड और फ्यूल। सी, अब यहाँ पर है, यहाँ पे देख लो, बस खत्म ही होगा। एक होता है फिलिप्स कर्व। अरे इतना मज़ेदार चल रहा है, तुमको मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हारे भी तो टॉपिक चल रहा है। फिलिप्स कर्व तुम बोला ना कल महंगाई, तीसरी का बोले, ये बोल चलेगा। रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है, फिलिप्स
एक नाम के एक आदमी तक फिलिप्स कर्व बनाया, ऐसे बोला कि जब महंगाई बढ़ेगा ना, जब महंगाई बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कर्व बताता है कि ये उल्टा संबंध बताता है, इस दोनों में क्या उल्टा संबंध है। जब महंगाई बढ़ेगा तो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी घटेगा, कम सही होगा, बात है। प्रोडक्शन क्योंकि इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मालिक क्या चाहेगा, और को और भर्ती आदमी करे, भर्ती करे। वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो दिखता है। वो छोड़ो, वैसे ही करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये बोलता है कि फिलिप्स जो है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा, महंगाई कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो फिलिप्स कर्व महंगाई और बेरोजगारी के मध्य कैसा संबंध बताता है, निगेटिव। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब दोनों बढ़े या दोनों एक साथ घटे, निगेटिव एक बढ़े और एक घटे। अब यहाँ पे देखो, जो मुद्रास्फीति को मापने का विधि है वो तीन वो है। महंगाई को भारत में कैसे नापा जाता है, तीन प्रकार से। टर्म सीख लिया, टाइप सीख लिया। अब महंगाई को मापते कैसे, एक होता है CPI, एक होता है WPI, एक होता है GDP डिफ्लेटर। बस यही है, CPI, WPI, GDP डिफ्लेटर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट ही है। देखो CPI का मतलब क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह भारत में खुदरा मूल्य में परिवर्तन को मापता है। यह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति का मापन है। मतलब कंज्यूमर, तुम कंज्यूमर है ना, तो हम प्रोड्यूसर है, तो तुम्हारे हिसाब से कितना महंगाई है। जो साबुन खरीद रहा है तो साबुन खरीदने वाला देखेगा, उसके हिसाब से देखेगा सरकार कि उसके हिसाब से कितना महंगाई है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसमें देखता है सरकार कि जो साबुन बना रहा है ना, तो उसके नज़रिए से देखेगा, उसके नज़रिए से कितना महंगाई है। ठीक है, दोनों के लिए महंगाई अलग अलग है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन CPI का बहुत तरह टाइप्स होता है। वर्तमान में हमारे देश में 6 CPI इंडेक्स है। एक होता है CPI IW, जो औद्योगिक श्रमिक होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, उसके लिए। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। औद्योगिक मजदूर के लिए, दूसरा तुम चल के ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ लिया। ये इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2016, वहाँ से नापते हैं कि 2016 से इसका तुलना करते हैं। एक होता है CPI AL, एग्रीकल्चर मजदूर है, जो कृषि मजदूर है, उसके लिए 1986 का बेस है इसका। एक है CPI RL, जो ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए अलग निकलता है, ये सब इंडेक्स निकलता है, 1986 इसका भी है। और इन तीनों को नापता है कौन, इन तीनों को नापता है लेबर ब्यूरो। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर है लेबर ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ शिमला में है, चंडीगढ़ और शिमला में है। वो क्या करता है, ये सब CPI को नापता है। कौन बोले CPI को, CPI IW, CPI AL, CPI RL। एक होता है, तीन वो और होता है। एक होता है CPI I रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है, सब उसमें मजदूर आ जाए, चाहे आम आदमी आ जाए, सब आ जाए, किसान भी आ जाए, तो उसका बेस ईयर है 2012। एक होता है CPI अर्बन, मतलब शहरी क्षेत्र में देखिए कितना गरीबी, ये महंगाई है, 2012 बेस ईयर से। एक है CPI कंबाइंड, ग्रामीण शहरी सब चीज़ जोड़ दिया है, CPI कंबाइंड, तो 2000 इसका 12-20 का भी बेस ईयर है। तो इसको कौन नापता है, तो मॉस्पी के अंदर एक NSO नाम का संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो नापता है। याद रहेगा, नहीं ये जो इतना बड़ा नाम पड़ NSSO का गया। स्थापना हुआ था 1950 में, CSO का 1951 में, और 2019 में अभी क्या हो गया, NSO का स्थापना हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल यही कलेक्ट करता है हर एक जगह से, गरीबी कितना है, महंगाई कितना है, तो अब इन दोनों को मिला के NSO बना दिया गया है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये 6 प्रकार का CPI, कितना प्रकार का CPI, 6 प्रकार का। इन तीनों का बेस ईयर क्या है, इन तीनों का जो बेस ईयर क्या है, 2012। कौन नापता है, मॉस्पी या NSO। और ऊपर जो है ऊपर जो IWAL है, RL है, उन सब का क्या है बेस ईयर अलग अलग, 2016, इन दोनों का 1986। कौन नापता है, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब यहाँ पे देखो, जो CPI है ना, CPI क्या है, इसमें एक बास्केट है, इसमें इतना सामान को, इतना वस्तु को रख दिया गया। दुनिया का हर एक सामान थोड़ी ना इंक्लूड कर देगा, हर एक सामान का सैंपल कलेक्ट करते रहेगा सरकार, देखेगा। तो CPI क्या है, इसमें याद रखेंगे सारा सामान शामिल है,
सामान शामिल है, लगभग शामिल, लेकिन दुनिया का सारा सामान शामिल नहीं है। साबुन, तेल, हाँ, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में से इसमें से 448 सामान को देखा गया कि गांव में 448 सामान का अगर सामान का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे महंगाई को देखेंगे। 448 सामान में वस्तु भी आ जाएगा, सेवा भी आ जाएगा, उसमें टीचर का भी देखेगा। टीचर का लग रहा है महंगाई जोड़ता होगा कि नहीं, किसका सैलरी बढ़ रहा है। फिर शहरी क्षेत्र में देखेगा 460, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कम देख रहा है, शहरी क्षेत्र में तो ज़्यादा यूज़ का चीज़ है, चड्डी उड्डी का देख ले रहा होगा। 460, तो इसमें देखेगा 460 वस्तु और सेवा का महंगाई बढ़ रहा है कि घट रहा है। 448, 460 एक बास्केट में रख के आज सबको देखा जाता है कि इस सामान का दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सीपीआई जो बास्केट हम बताए हैं तुमको, सीपीआई बास्केट, तो इसमें सभी गुड्स और सर्विसेज शामिल नहीं है क्या? कैसे? क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र का 448 ले रहा है, शहरी क्षेत्र का 460, तो क्या दुनिया में तुमको लगता है कि नहीं सामान होगा? दुनिया में तो बहुत तरीके का सामान होता है, क्या क्या सामान निकलता है दुनिया में, क्या ना? लेकिन सभी, लेकिन इसमें जो है सीपीआई क्या, हाँ, लेकिन जो सीपीआई बास्केट है, ये जो सीपीआई बास्केट है, इसमें एक बात याद रखेंगे, अभी जीडीपी डिफ्लेटेड एक बताएंगे बाद में, लेकिन जो सीपीआई बास्केट है इसमें इम्पोर्टेंट गुड्स को भी शामिल कर दिया जाता है। इम्पोर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो विदेश से भी जो सामान आ रहा है, जो महंगा महंगा सामान, जैसे टाटा कार सब होता है, जगुआर कार, ये सब, उसको भी शामिल कर ले रहा है। तो ये बात याद रखेंगे। भले सीपीआई बास्केट में दुनिया का हर एक सामान शामिल नहीं है, लेकिन जो विदेश से भी जो सामान आ रहा है भारत में, वो भी बास्केट में कुछ सामान को शामिल कर लिया गया है, और उसको आधार पे महंगाई देखते हैं। अच्छा, इसमें वेटेज क्या है सीपीआई में? सबसे ज़्यादा किसको वेटेज दिया गया है? तो खाद्य और पेय पदार्थ। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा सामान शामिल किया गया है बास्केट में? मतलब खाने वाला और पीने वाला सामान, दारू सबको शामिल कर दिया हो। मिश्रित सेवाएं, मिक्स सेवाएं, कुछ इसी में लग रहा है टीचर को भी सर्विसेज में शामिल कर दिया होगा। आवास, घर देख रहे हैं, घर महंगा मिल रहा है कि हल्का मिल रहा है। ईंधन, फ्यूल, पेट्रोल, लाइटिंग क्या है, कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब है। पान, तंबाकू, नशीला पदार्थ, इसमें दारू को रखा होगा। सबसे कम वेटेज इसका है 45%। सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया है? खाने वाला और पीने वाले सामान को। कोल्ड ड्रिंक्स देखा होगा पीने वाले में लग रहा है। ठीक है, मतलब इस सब सामान को मिला के कितना है? गांव में 448 और शहर में 460। और इसमें भी दुनिया का हर एक सामान तो शामिल नहीं है, लेकिन बाहर से जो इम्पोर्ट होके आ रहा है विदेश का, उसमें कुछ शामिल होगा। लग्जरी गुड्स, जॉकी का चड्डी, रूपा गंजी हटा दिया होगा। तो ये हो गया सीपीआई। अब एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, नहीं होता थोक में दीजिए। यह वस्तु के थोक कीमतों का मापन करता है, यानी कि थोक मतलब होलसेल रेट का मापन करता है। नहीं तो होलसेल रेट अलग होता है, रिटेल रेट अलग होता है। होलसेल रेट मतलब एक बार ज़्यादा सामान लीजिएगा तब। रिटेल रेट महंगा होता है कि नहीं? तो हो गया, ऐसे ही सोचना है। यह बाजार कीमत को नहीं शो करता है, बाजार कीमत को वो शो करता था सीपीआई, मार्केट प्राइस को। ये होलसेल रेट को शो करता है, थोक कीमत को शो करता है। यह उपभोक्ताओं हेतु नहीं, ये उत्पादक हेतु मुद्रास्फीति का मापन है। मतलब ये कंज्यूमर के नज़रिए से देखा थोड़ी जा रहा है इसमें महंगाई, इसमें देखा जा रहा है प्रोड्यूसर के नज़रिए से। जो प्रोड्यूसर कोई चीज़ को उत्पादन करता है तो उसको वो चीज़ उत्पादन करने में कितना दिन लगेगा, महंगाई उसको लग रहा है। सरकार सबके लिए एक नज़रिए से थोड़ी देख सकता है। इसमें डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। इसमें एक ही आधार वर्ष है, उसमें 6 वो था। बता सकता है आधार वर्ष? चलो आगे सवाल में पूछेंगे। अच्छा, डब्ल्यूपी 16, 86, 87, 86, 87, 12, 12, आधार वर्ष मतलब समझता है कि 2011 में सेट कर दिया कि महंगाई 4% था। उसी हिसाब से देखिएगा इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। डब्ल्यूपीआई का गणना करने वाला संस्था कौन है? तो उसमें था, ऊपर में था कौन? लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नीचे में था मॉस्पी एनएसओ। इसमें है तुमको ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंदर एक विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, डीपीआईआईटी विभाग। डीपीआईआईटी विभाग जो इसको फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसी का एक ऑफिस भी है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इस सब मिलके करता है इसका मापन। कौन बताओ? कौन सा मंत्रालय पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विभाग पूछे तो डीपीआईआईटी। ये सब का एग्जाम कहाँ होता है? पगला
समझ में आया? तो ये है। और एक बात याद रखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितना है WPI में 697, वो भी केवल वस्तु, इसमें सेवा को शामिल नहीं किया गया है। केवल वस्तु, तुमको उत्पादन करने में कितना लग रहा है, सिर्फ ये, सेवा को नहीं उसमें लेकिन CPI में वस्तु प्लस सेवा दोनों को शामिल किया गया था, गुड्स और सर्विसेज दोनों को। इसमें क्या है, इसमें तो इसमें 697 है, उसमें क्या था 448 48 और 460, इसमें 697। इसमें कच्चा माल और उपभोक्ता सामान भी शामिल है, मतलब कंज्यूमर का, इसमें सिर्फ गुड्स को शामिल कर रहे हैं। तो कोई भी कंज्यूमर, कोई भी होगा प्रोड्यूसर, तो उसको रॉ मटेरियल होगा कि नहीं है, तो कंज्यूमर गुड्स भी होगा कि नहीं, तो वो सब शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, बस 20 मिनट और हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो WPI है, CPI में 6 इंडेक्स था, इसमें एक ही वो इंडेक्स है, लेकिन WPI में जो है ना, पूरे सामान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया गया है। प्राइमरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मतलब क्या है, जैसे मशीन, ये सब सबसे देखा जाता है, मशीन कितना महंगा आ रहा है, ट्रैक्टर कितना महंगा में बिक रहा है। फिर से प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब अनाज कितना महंगा मिल रहा है, सब्जी कितना महंगा मिल रहा है, वो सब। थर्ड में रखा गया सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को, बिजली कितना महंगा है, कोई उत्पादक तुम कर रहे थे, बिजली कितना महंगा है। तो सरकार सबसे कम वेटेज, अच्छा सबसे पूछेगा WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दे रहा है महंगाई नापने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को 64%, उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे अनाज वगैरह, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फ्यूल। तो बोलो WPI किस पूरे सामान को 3 कैटेगरी में बांटा है कि नहीं, उसमें 3 वो कैटेगरी नहीं था, उसमें तो बहुत तरीके का सामान था, नहीं था। आओ चल दिखा देते एक बार, लेकिन खाने इसमें कैटेगरी शामिल नहीं था। इसमें CPI में सबसे ज़्यादा किसको वेटेज दिया गया था, खाने पीने। तो जानता है कि जो कस्टमर है वो खाली खाने पीने में आ गया है, इसी का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दे दिया है। कुछ करे चलने की तरह खाएगा पिएगा जरूर, तभी तो गैस हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसको इसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा यही मिलेगा। बिजली तो सरकार चाहता है कि नॉमिनल रेट में रखे, अभी तो फिलहाल फ्री भी कर दिया 125 यूनिट, ऐसे याद कर सकते हो। फिलहाल ही किया कि अब हमेशा रखेगा, क्या बता। भारत में मुद्रास्फीति के मापन हेतु मुख्य सूचकांकों के, तुम बोलेगा भारत में मेनली तुमको जो इन्फ्लेशन नापते हैं, तो वो सबसे मेन इंडेक्स कौन है, CPI कंबाइंड वाला था, CPI कंबाइंड 2012 वो वाला से। अच्छा, डियरनेस अलाउंस जो होता है महंगाई भत्ता, वो किसके आधार पे कैलकुलेट होगा, तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, जब सैलरी मिलता है ना, तो उसमें लिखा होता है बेसिक पे, फिर उसमें होम रोड अलाउंस, फिर डियरनेस अलाउंस, इसी को बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये हमेशा बढ़ते रहता है, तो सैलरी बढ़ते रहता है। तो किसके आधार पे गणना किया जाता है ये, मतलब किसके आधार पे कैलकुलेट करते हैं, तो एक इंडेक्स बताया जाए CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, वो देखा जाता है कि उसमें कितना महंगाई हो रहा है। इसका बेस ईयर क्या था 2016, उसके आधार पे। अच्छा, CPI में ज़्यादा क्वांटिटी है, पता है 468 है गांव में और 460 है शहर में, और WPI में 697 है, तो इसमें लगभग 800 के आसपास है, जबकि इसमें 700 के आसपास। इसमें भी केवल WPI में क्या है, केवल वस्तु को शामिल किया गया है, और CPI में वस्तु सेवा दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये अंतर बता रहे हैं। WPI का मापन क्या होता है, बेस ईयर है, क्या वो बेस ईयर है 2012 से, उसमें तो 3-4 वो बेस ईयर है। और इसको कौन मापन करता है, DPPIT या ऑफिस पूछे तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। CPI कितने प्रकार का इंडेक्स होता है, 6। कौन कौन, CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, CPI एग्रीकल्चर फार्मर के लिए AF, फिर से CPI रूरल, फिर यहाँ पे देखो CPI रूरल, फिर यहाँ पर है CPI कम रूरल, फिर CPI अर्बन, फिर CPI कंबाइंड। ये सब क्या है 2012, और ये क्या है 2016, और ये क्या है 86-87, और ये कौन कैलकुलेट करता है, लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय। ठीक है, और वो करता है कौन, भूल गया। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे है प्रोनाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी गैप। एक इन्फ्लेमेटरी गैप कौन किया था? जेएम केनेस दिया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है जितना डिमांड होगा और सप्लाई में अगर गैप जितना आते रहे, वो गैप के बारे में बताया था केन्स। ठीक है। अच्छा, कौन सबसे पहली बार इन्वर्स रिलेशनशिप स्थापित किया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में? फिलिप्स बोला था हाँ। निगेटिव संबंध। फिलिप्स क्या बताता है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? घटेगा, घटेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि इन इंडिया द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस किससे नापते हैं इंडिया में? बताते हैं सरकारी नौकरी में सीपीआई आईडब्ल्यू से। सीपीआई आईडब्ल्यू से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें भी किस वाला से? आईडब्ल्यू वाला से। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? क्या है? 2016। कैसे याद कर सकते हो? 110 महाजनपद में मजदूर। 110 महाजनपद में मजदूर। यहाँ पे देखो सबका दिया सीपीआई डब्ल्यू 2016, इनका 86-87 कंबाइंड का 2012, डब्ल्यूपीआई का भी क्या है? 2012 ही है। 110 महाजनपद में इंडस्ट्रियल मजदूर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? अच्छा, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन नापता है? और ऊपर का जो तीनों था, एग्रीकल्चर वर्कर पूछे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, तीनों था लेबर ब्यूरो आया। इस ये किसका नापता है? नहीं, ये तो किसी का नहीं नापता है। अच्छा, ये किसका नापता है? इकोनॉमिक अफेयर, डीपीपीआईटी नहीं, ये नापता है उसका डब्ल्यूपीआई का। ये ऑफिस पूछे थे। तो ये हो गया। ठीक है। फिर से विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर वेलफेयर? कौन नापता है? लेबर ब्यूरो किसका किसका नापता है? कंज्यूमर प्राइस एएल और रूरल वर्कर, ग्रामीण मजदूर, ये तीनों का तो नापता है। सिर्फ सीपीआई कंबाइंड का कौन नापता है? सीपीआई कंबाइंड का मॉस्पी एनएसएसओ। फिर से यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर, एक लास्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। ये भी क्या है? महंगाई को नापने का एक मेथड है। अभी हम बताए थे होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक सीपीआई इंडेक्स नहीं बताए थे। अब उसी तरीके से एक जीडीपी डिफ्लेटर है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू में 100। जीडीपी एक दिन पढ़ाएंगे। जीडीपी मतलब क्या होता है कि देश में जितना भी देश की सीमा के अंदर उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवा, उसी को कहते हैं जीडीपी। नेता से पूछा गया था, वो वायरल है, उन्हें बता पाया था, बन गया है मंत्री। तो देखो इसमें क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, ये बताता है क्वांटिटी में इंक्रीज कितना हो रहा है किसी देश में, और प्राइस में इंक्रीज कितना हो रहा है। रियल जीडीपी क्या बताता है कि क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको काटेंगे इसको, तो क्वांटिटी कट गया तो केवल प्राइस बच गया। इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, वो भी किसके प्राइस में। वैसा तुम्हारे देश में तो बहुत सारा वस्तु है, ये सब भी वस्तु है जो तुम्हारे देश में बन रहा है, और बाहर से जगुआर का कार भी आया हुआ है। तो जगुआर के कार को नहीं नाप रहा है किसके प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है। सीपीआई में भी नाप रहे थे सब चीज़, बाहर से आई थी जॉकी का चड्डी भी नाप रहे थे और जगुआर कार भी। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में अगर महंगाई नापना है, अगर तुमको देखना है कि बाहर का छोड़ो, हम लोग अपने देश में अगर आत्मनिर्भर हो जाए, हम लोग अपने देश में किसी चीज़ को बनाते हैं पूरा स्वदेशी है, तो उसमें कितना महंगाई जा रहा है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कौन? जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति के सबसे व्यापक माप को माना जाता है। मतलब अगर ऐसे सब शब्द है कि महंगाई को नापने के लिए सबसे व्यापक पैमाना कौन है, आपको ऑप्शन में दिया रहे 3 वो, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर। तो क्या मारोगे? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर इज द मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिक प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इन ईयर। मतलब वो मेजरमेंट है किसका? प्राइस का। कहाँ का? जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हारे देश के सीमा के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है,
क्या, गुड्स और क्या, सर्विसेज, दोनों, वो भी कैसा, फाइनल रूप में। जब जीडीपी नापते हैं ना तो उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। ये नहीं कि पेन जो है अभी पहुंचा है तुमको कहाँ पे, पेन तो बना दिए फैक्ट्री में तो वहीं से नाप ले रहे, नहीं, पेन पहुंचा है 5 रुपया में, 3 रुपया में, और वो पेन पहुंचेगा दुकान में तो 5 रुपया हो जाएगा, बीच का चार्ज जोड़ के, तो 5 रुपया वाला महंगाई को नापते हैं जीडीपी में, ठीक है। तो ये है जो जीडीपी डिफ्लेटर है, वो भारत से बाहर जो आयातित वस्तु है उसको शामिल नहीं करते। इसमें बाहर से जो इम्पोर्ट करके लाए, एक्सपोर्ट करके लाए हैं, सॉरी इम्पोर्ट करके लाए हैं, उसको नापेंगे। चाइनीज़ मोबाइल यहाँ पर बिक रहा है तो उसको नापेंगे, उसको नहीं नापते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में, उसको नापते थे सीपीआई में। इसमें देश के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होता है उसमें कितना महंगाई हो रहा है वो नापते हैं। लेकिन जो सीपीआई है उसमें हम बताए थे अभी कि सीपीआई में इन्फ्लेशन है तो इसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज भले शामिल नहीं है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में सभी गुड्स एंड सर्विसेज शामिल है, लेकिन इसमें कोई 468, 460, 667 ऐसा कोई बकेट नहीं बना हुआ है, पूरा चीज को नाप ले रहा है। इसी का तो बोला जाता है इंडियन, लेकिन इंडियन, इसी का तो बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे टू मेजर इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन इसमें तो बकेट बना हुआ है, तो यही अंतर है। इसमें इंपॉर्टेंट गुड्स को भी शामिल कर लेते हैं, सर्विसेज को, तो यही अंतर है सीपीआई में और किस में, डब्ल्यूपीआई में और जीडीपी डिफ्लेटर। इसका सरकार ऐसे जीडीपी डिफ्लेटर में आपको ये सर्विस नहीं नापता है, नापते हैं, लेकिन इंडियन होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए सर्विस जैसे अब ये प्रारंभ स्वदेशी तो हाँ वो नापा जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर, इट इंक्लूड्स ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, फाइनल ऑल सिर्फ लिखा रहता तो गलत हो जाता, लेकिन फाइनल भी लिखा, फाइनल वाला नापता है, क्योंकि जीडीपी का पढ़ाएंगे ना तो फाइनल शब्द ही यूज होता है। इट्स इंक्लूड्स इम्पोर्ट आइटम, नहीं, जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक को नापा जाता है सिर्फ। इट वेट गिवन टू गुड इट्स कांस्टेंट, ये सही है, तो ए और सी सही है। और क्या बताया था इसके बारे में, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे टू मेजर इन्फ्लेशन। फिर से कंज्यूमर प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू में 100। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट सीपीआई के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय कंज्यूमर, बिल्कुल ये करते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तक नहीं करते, फंसा दिया ये कितना बढ़िया, ऑल सब लिख दिया, ऑल सभी वस्तु। अरे भाई सीपीआई एक बास्केट है, डब्ल्यूपीआई एक बास्केट है, अच्छा वो 467 ये तो नहीं सामान के नाप रहे हैं, कालिया ब्रांड का चड्डी नहीं नाप ले रहे हैं इसमें। ग्रामीण में कितना था 448, शहर में 460, यही तुमको सीपीआई का डब्ल्यूपीआई का बास्केट कितना है 667। तो इन दोनों में कभी भी पूरा सामान को नहीं नापते हैं, बास्केट में जितना सामान है उसी का महंगाई देखते हैं, फंसा दिया ना। क्या हम एकदम समझ गए, क्लियर हो गया, चलिए छुट्टी। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ जीएसटी एंड सब्सिडीज, बिल्कुल, अरे जीएसटी बढ़ाएंगे सामान महंगा हो जाएगा, सब्सिडीज देंगे सामान सस्ता हो जाता है, तो ये इसका इफेक्ट शो करता है। इट इंक्लूड्स इम्पोर्टेड आइटम, बिल्कुल सीपीआई में इम्पोर्टेड आइटम को कनेक्ट करते हैं और लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में शामिल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर 2 और 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट था। सभी वस्तु इसमें शामिल नहीं, सभी वस्तु स्वदेशी शामिल किस में था, उसमें कोई बास्केट है ही नहीं डिफ्लेटर में। ये कहाँ से आ गया, अब एक है एक दो क्वेश्चन हो रहा है, कैसे कर रहा है तुम पगला लेकर, ये देखो कैसे लाइव स्लाइड है वो। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताना है। इट्स इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सरकार नापता है, प्रोड्यूसर के कंज्यूमर, प्रोड्यूसर तो सही है। इट हैज 3 कैटेगरीज होलसेल प्राइस इंडेक्स में, हाँ 3 कैटेगरी था, पहले में रखा था मैन्युफैक्चर को, दूसरा में रखा था प्राइमरी प्रोडक्ट को जिसमें अनाज वगैरह ये सब आ जाता था, तीसरा में रखा था सबसे लास्ट में जिसको रखा इलेक्ट्रिसिटी को। आई सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया था, आई सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें पूछा जाए तो इस सीपीआई में पूछा जाए तो किसको नापेगा, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया था सीपीआई को,
फूड एंड Food बेवरेज and प्रोडक्ट को, beverage खाने प्रोडक्ट। 45% दिया था। हाँ, तो ये 3 कैटेगरी है। इट इज रिलीज बाय एनएसओ। बताओ, डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स एनएसओ के द्वारा होता है। नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन करता था? वो सीपीआई का रूरल और नहीं, अर्बन ये कंबाइन। नहीं पगला, वो तो मॉस्पी को करता था एनएसओ। अभी कौन करता है? डीपीपीआईटी। विभाग पूछे तो डीपीआईटी, और उसके बाद अब मंत्रालय पूछे तो डीपीआईआईटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और आर्ट्स। ऑफिस पूछे तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो वो पहला गलत है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है, बी ऑप्शन। फिर से यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो हो ही गया है। अच्छा, ये देखो, इट्स होलसेल प्राइस इंडेक्स से बड़ा में क्लास सवाल, इट इज़ लाइक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हाँ, अमेरिका का एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अमेरिका नापता है, वहाँ पर एक इंडेक्स बना हुआ है गरीबी नापने के, ये इन्फ्लेशन नापने के लिए। उसी की तरह यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स है, नकल है एक तरीके से। इट्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर गुड। हाँ, होलसेल में तो पता ही थे, केवल वस्तु शामिल होता है, सेवा को शामिल नहीं किया जाता है। और वो भी कैसा वस्तु, वो भी शामिल कर लिया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट शामिल कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट शामिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी शामिल कर रहे हैं। साथ में जो कच्चा माल है बेचारा का कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल, वो भी नाप लेते हैं। तो ये सही है दोनों। इट डज नॉट शो द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं, ये मार्केट प्राइस नहीं करता, ये भी सही है। मार्केट प्राइस थोड़ी बताता है, होलसेल प्राइस बताता है। जाओ, जाने का मन है, चलो। आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, मुद्रास्फीति का प्रभाव। यहाँ पर से ही बिहार एसआई में सवाल पूछा था इस लाइन से, और मैंने गलत कर दिया था, लेकिन अब सही करूँगा। मुद्रास्फीति का प्रभाव अमीर और गरीब पे। देखो, अमीर क्या होता है, अमीर और गरीब पे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा गरीब पे। मुद्रास्फीति उत्पादक जो है, जैसे कि बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर, उसको महंगाई से लाभ होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई जितना बढ़ेगा उसको उतना उसके पास पैसा आएगा। अब पैसा का लालच तो सबको है, पैसा का लालच सबको है, तो और पैसा कमाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर है, जैसे हम लोग हैं, उस तो हम लोग का महंगाई क्या लगेगा, ख़राब लगेगा, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है भयंकर। बिहार ऐसे में जो पूछा था, जो लोन देगा जैसे लेंडर या क्रेडिटर, तो महंगाई में उसको हानि होता है। लेकिन जो लोन लेता है, कर्ज लेता है, बोरोवर डेब्टर, उसको महंगाई से लाभ होता है, क्योंकि उस पैसा का वैल्यू अब बदल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। शेयर होल्डर हो चाहे बॉन्ड होल्डर हो, इसका मुद्रास्फीति से इसको फ़ायदा होगा? नहीं, इसको भी घाटा होगा। बिल्कुल ये इसके जैसा है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये भी गड़बड़ा जाता है मुद्रास्फीति से। तो देखो, अच्छा, भुगतान संतुलन में क्या होता है, जब हम लोग एक्सपोर्ट अधिक करें और इंपोर्ट कम, तो वो प्रतिकूल स्थिति होती है। लेकिन जब बाहर से सामान ज़्यादा लाएं और इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम, बाहर सामान ज़्यादा भेजें, बाहर से सामान ज़्यादा लाएं, आप भेजें कम, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये प्रतिकूल स्थिति है। अब मुद्रास्फीति के समय यही होता है, नहीं देखते हो, जब अपने ही देश में सामान महंगा मिलता है तो हम लोग चाइनीज़ मोबाइल को यूज़ करते थे बचपन में, क्योंकि अपने देश का मोबाइल महंगा मिलता था, तो बाहर से चाइनीज़ मोबाइल हमारे कंट्री में आता था। तब मुद्रास्फीति में यही होता है कि बाहर से ज़्यादा सामान आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, कम होने लगता है। तो जब भारतीय सामान महंगा होगा तो हम लोग सस्ता सामान को भारत के बाहर से आयात करते हैं। यह इन्फ्लेशन के समय होगा, ठीक है। फिर देख रहे हैं
रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्पकालिक समय के लिए महंगाई बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाना चाहेगा बिजनेसमैन लोग, उत्पादन बढ़ाने के लिए लेबर चाहिए तो रोजगार बढ़ेगा। विदेशी विनिमय दर क्या होगा? तो देखो, फॉरेक्स रिजर्व हमारा क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो विदेशी विनिमय दर क्या होगा? कम हो जाएगा। हमारा पैसा क्या हो जाएगा? जब एक्सपोर्ट हम लोग कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग का मनी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। बचत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? वो भी नकारात्मक। मुद्रास्फीति में कीमत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण लोगों के पास पैसा कम बचता है। ठीक है। पेंशनर को क्या होगा? इसको भी बेचारा घाटा हो जाएगा, क्योंकि पेंशन तो फुआ को फिक्स मिलता है। अब फुआ उसी 10 रुपये वाले साबुन को अब 20 रुपये में खरीदेगी, जबकि पेंशन तो उसको 30 रुपये ही मिलता है। ठीक है, ये सब ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना था यहाँ पे और यहाँ पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस निगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? इसको फ़ायदा होता है, इसको घाटा हो जाएगा, और जो ऋणदाता है उसको भी घाटा हो जाएगा, लेने वाले को फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन किसके लिए प्रॉफिटर है? तो प्रोड्यूसर के लिए। ग्राहक तो बेचारा क्या होगा? उसको तो महंगा लगेगा सामान। इट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इसमें सारे गुड्स को और वस्तु को नाप लिया जाता है जो देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ डिवाइडेड एज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करेंट प्राइस टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सही है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो ऋण देगा ऋणदाताओं को क्या होता है? हानि। जो ऋण देगा वो लॉस में जाता है, जो ऋण लेगा वो प्रॉफिट में होता है। इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल टू बोरोवर। बिल्कुल, बोरोवर के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। इन्फ्लेशन इज प्रॉफिटेबल फॉर बैंक होल्डर, बॉन्ड होल्डर? नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं है। शेयर होल्डर हो या फिर बॉन्ड होल्डर हो, इनके लिए क्या होता है? इन्फ्लेशन घाटे का सौदा। अब हम लोग जानेंगे इन्फ्लेशन को कम करने का उपाय। और यहाँ देखो, मुद्रास्फीति को कम करने का उपाय। एक तो है रिडक्शन इन पब्लिक स्पेंडिंग। सरकार को सार्वजनिक व्यय पे कम खर्च करना होगा। एक बात याद रखेंगे, सरकार को अपने सभी प्रकार के खर्चा को कम करना पड़ेगा, तभी महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। संकुचित मुद्रा अवस्था। सरकार को अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल करना है तो अपने सभी प्रकार को खर्च को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि एक बता दे एग्जांपल, जैसे कि रोड बनवाना है तो रोड नहीं बनवाओ, महंगाई है। तो अगर रोड बनवाओगे तो लेबर लाना पड़ेगा, लेबर लाओगे तो इसको पैसा दोगे तो इसको मनी सप्लाई मिलेगा, मनी सप्लाई आएगा तो ये लेबर क्या करेगा? डिमांड करेगा बाज़ार में। ये डिमांड करेगा बाज़ार में तो फिर क्या होगा? महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसी कारण सरकार के सभी प्रकार के खर्च को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, कम करना होगा। अब डायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। जैसे इनकम टैक्स है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, पैसा बचेगा। इनकम टैक्स बढ़ाएगा तो क्या है? लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो डिमांड कम करेगा तो महंगाई कम होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे जीएसटी, तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी कम होने से क्या होगा? सामान का दाम भी कम होगा। आयात को आसान बनाना होगा। आयात को, बाहर से जो सामान आता है उसको आसान बनाना होगा, तभी तो महंगाई कम होगा। जैसे कि आयात को आसान बनाने के लिए क्या करो? आयात शुल्क में कमी कर दो, टैरिफ में कर दो। सस्ता सामान को लाना होगा बाहर से। लोगों को सामान पर सब्सिडी देना होगा। सब्सिडी दोगे तो क्या होगा?
सरकार अगर सब्सिडी देगी किसी सामान पे तो वो सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। बाजार में मनी सप्लाई को कम करना होगा। आरबीआई को बाजार में मनी सप्लाई कम करना होगा। इसके लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करना होगा, सेल करना होगा। सेल करेगा तो इसके पास पैसा आ जाएगा बाज़ार से, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड जनरेट होगा नहीं, तो सामान सस्ता हो जाएगा। तो सरकार को संकुचित मुद्रास्फीति भी अपनाना होगा और आरबीआई को कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी अपनाना होगा। इस तरीके से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होगा, तो आरबीआई को संकुचित मौद्रिक नीति अपनाना होगा और सरकार को भी संकुचित राजकोषीय नीति अपनाना होगा। सारा खर्च कम करना होगा सरकार को और मनी सप्लाई बाजार में आरबीआई के द्वारा कम करना होगा। मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव हो सकता है, राजकोषीय घाटा में वृद्धि बिल्कुल हो सकता है। निर्यात में वृद्धि होगा कि आयात में, नहीं, आयात में वृद्धि होता है तो ये कमी, आयात में वृद्धि होता है तो ये गलत। फिर से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, तो आरबीआई को करना चाहिए ऐसा टूल्स जिससे मनी सप्लाई बाजार में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सारे रेट है उसको क्या करो, बढ़ा दो और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको खरीद लो, खरीदोगे नहीं, बेचो। जब सेल होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा बाज़ार से कम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तो सही। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो यहाँ देखो, करों में वृद्धि, करों में कमी, ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एक साथ ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। फिलहाल ये स्टेटमेंट देखो, ये तो क्या होगा, सही है ये दोनों, क्योंकि हम बताए थे अगर महंगाई कंट्रोल रखना है तो सरकार को सभी प्रकार के व्यय को क्या करना पड़ेगा, कम। ये ऑप्शन सही है। कर में आते हैं तो ऐसे सवाल को समझने के लिए जैसे ले लेते हैं प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स को क्या करेगा, बढ़ाना होगा। और अप्रत्यक्ष कर में ले लेते हैं जीएसटी, जीएसटी को क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तभी सामान सस्ता होगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत कब हुई, तो जिस साल नोट छापने वाला कंपनी आया था 1995। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना कब, 2011 में। किस लिए, गांव में बैंकिंग सुविधा के लिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, 1964 में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, नेशनल इनकम से। प्रोफेसर राजकृष्णन दिए थे। किस वर्ष भारतीय सिक्कों पर अशोक स्तंभ चिन्ह अंकित किया गया, 1950 में। अशोक स्तंभ 50 से अर्धशतक, ऐसे याद कर सकते हो। रॉयल कमीशन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना कब की गई, 1926 में। इसी को हिंगल्टन आयोग भी बोलते हैं। चैम्बरलिन आयोग 1924 में, 14 में। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, कौन बोला, प्रोफेसर वॉरकर। आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आईडीबीआई का स्थापना 1964 में हुआ था। तो ये सब है, इसको स्क्रीनशॉट
छीन रही है।